गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 10 करेंगे बेटा, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है झांसी की रानी। बेटा आप सभी जानते हो, आपको बार बार मिसाल भी दी जाती है झांसी की रानी। कौन थी झांसी की रानी? रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था झांसी की रानी का? रानी लक्ष्मीबाई। और बेटा झांसी कहाँ, कौन से स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर और झांसी दो पास के शहर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। और ये हमारी कविता है झांसी की रानी, जिसकी कवयित्री, कवि का लिंग जब हम बदलते हैं यानी उसको स्त्रीलिंग बदलते हैं तो वो क्या होता है बेटा? कवयित्री। और कवित्री कौन है इसकी? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बेटा, यहाँ इस कविता में हमारे को झांसी की रानी के बारे में पढ़ने को मिलेगा और झांसी की रानी किस प्रकार से इतनी प्रसिद्ध हुई, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से हम उनको अब तक याद करते हैं। बेटा झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय पर हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी कि जो ब्रिटिश हमारे देश में व्यापार करने आए थे, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, अपने अधीन कर लिया था। उनका शासन हमारे देश में चलता था। हमारी अपनी कोई सरकार नहीं थी, कोई हमारा राजा नहीं था, हम उनके अधीन काम करते थे। ठीक है, जब उनका जो अत्याचार था ज़्यादा बढ़ने लगा, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने उनका विरोध किया था। और जब एक बड़े स्तर पर किसी बात का विरोध किया जाता है, अन्याय का विरोध किया जाता है बेटा, उसको क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये कविता है जो कि 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई है और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बेटा अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों से के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर बेटा देखिए, हमें जो झांसी वाली रानी है उसकी वीरता का बखान करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बता रही है कि सिंहासन, सिंहासन मतलब सत्ता, सबकी सत्ता हिल उठी थी। राजवंश जो थे, जितने राजा महाराजा थे, उनके अलग अलग वंश थे, उन्होंने बरकुटी तानी यानी कि वो भी क्रोध से भर गए थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। वो क्रोध में क्यों भर गई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने अत्याचार बढ़ा दिए थे, वो जितने भी राज्य थे उन पर अपना अधिकार जमा रहे थे, इसलिए सभी जो राजा महाराजा थे, जितने राजवंश थे, सभी को क्रोध आ रहा था। बूढ़े भारत में यानी कि जो लोग जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा था उसी के अनुसार वो चलते जा रहे थे, तो वो उसका विरोध नहीं कर रहे थे। इट मीन्स वो बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, वो उसका, अगर हम किसी हमारे प्रति कोई अन्याय हो रहा है और उसका विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसका विरोध करने में सक्षम नहीं है, उसका विरोध करने के एबल नहीं है, इस वजह से हम उसको सहन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बूढ़े भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। गुमी हुई आज़ादी यानी कि खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, सभी को आज़ादी चाहिए थी। दूर फिरंगी, फिरंगी कौन थे बेटा? अंग्रेज को करने सबने मन में ठानी थी, यानी अंग्रेजों को दूर भगाना था। चमक उठी सन 57 में, यानी कि 1857 की यहाँ बात हो रही है, जिसमें जो तलवार पुरानी चमक उठी थी। बुंदेले हर बोलों, बुंदेले हर बोलों कौन है बेटा? बुंदेलखंड जगह है हमारे उत्तर प्रदेश में, और वहाँ जो यानी कि राजमहल में जो कवि होते थे, ठीक है, उनके मुँह से हमने खूब सुनी कहानी थी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का बखान किया है, उनकी वीरता को बताया है। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी क्या होता है बेटा? आदमियों के जैसे लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की इकलौती अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही
सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री आगे क्या बताती है, कानपुर के नाना साहेब, ठीक है, कानपुर के नाना साहेब की मुँह बोली बहन, यानी कि वो उनको अपनी धर्म बहन मानते थे। और जो इनके बचपन का नाम क्या था बेटा, मनु, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था और इनका जो असली नाम था, रियल नेम था, वो लक्ष्मीबाई था। पिता की वह अकेली संतान थी और नाना साहेब के साथ, यहाँ नाना उसके नाना नहीं, रिश्ते में नाना नहीं, नाना साहेब एक व्यक्ति का नाम था जो कि उसके मित्र थे, उसके साथ ही वो खेली पढ़ी बड़ी और लिखी थी। बर्छी, ढाल, कृपाण ये जो औजार हैं उनके नाम दिए गए हैं। कटारी यही उनकी सहेली थी, यानी कि उनको पढ़ाई लिखाई में या फिर जो बच्चों के शौक़ होते हैं, लड़कियों के शौक़ होते हैं, कहानी सुनना सुनाना, इनमें कोई भी उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ हथियारों में थी, उन्हें लड़ाई सीखनी थी और लड़ाई करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की वो कहानियाँ सुनती थी और उनको वो सारी कहानियाँ मुज़बानी याद थी। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बेटी आगे देखिए कि ये नहीं पता वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यानी कि उसके नाम के साथ कवित्री जोड़ रही है इस बात को। जैसा उनका नाम था लक्ष्मीबाई, उसी प्रकार से वो कह रही है ये नहीं पता वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लेकिन वो स्वयं वीरता का अवतार थी। जो हमारी दुर्गा माँ है बेटा, उसको हम वीरता का अवतार मानते हैं। इसी प्रकार से उसके साथ कवित्री ने तुलना की है लक्ष्मीबाई की कि वो वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित होते खुश होते, मराठे भी उसको देखकर खुश होते थे कि हाँ भाई एक लड़की होते हुए, उस समय में लड़कियों को बेटा पढ़ाई लिखाई से इस प्रकार के काम करने से, सैन्य काम करने से रोका जाता था। तो जब वो ये देखते कि हाँ एक लड़की होकर ये इतना अच्छे से भाई लड़ाई भी करती है, बहादुरी के काम करती है, तो मराठे भी उसको देखकर खुश होते थे। उनकी तलवारों के वार को देखकर, जिस प्रकार वो अपना अभ्यास करती थी, उनकी तलवारों के वार को देखकर वो खुश होते थे। नकली युद्ध व्यू रचना, अब नकली युद्ध इसलिए करती थी ना ताकि उसकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। व्यू रचना और खेलना खूब शिकार, यानी कि वो शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, यानी कि सेना को घेर कर किस प्रकार युद्ध किया जाए। दुर्ग तोड़ना, किले, जो दुर्ग क्या है बेटा, किले, और ये सब उनके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ क्या होता है बेटा, खेल। ये सभी उसके प्रिय खेल थे, यानी कि वो इस प्रकार के खेल खेलती थी कि किस प्रकार सेना को घेरा जाए, उसको घेर कर किस प्रकार से उसके ऊपर विजय प्राप्त की जाए। दुर्ग यानी किसी के किले हैं, अगर कहीं आक्रमण करना पड़ जाए तो किस प्रकार किले को तोड़ना है, इस प्रकार के वो खेल खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी, हमारा एक राज्य है महाराष्ट्र, और वहाँ की कुल देवी बेटा दुर्गा भवानी है। भवानी यहाँ शब्द दिया गया है जो दुर्गा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको जो लक्ष्मीबाई थी अपनी आराध्या यानी कि उनकी पूजा करती थी। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी। ब्याह में हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की वृद्धवावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे क्या बताया बेटा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, यानी कि जो वीर लक्ष्मीबाई थी उसकी सगाई वहाँ झांसी के राजा गंगाधर के साथ हो जाती है। उसके साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है और जब उसकी शादी होती है तो वो रानी बनकर झांसी में आती है। झांसी में खुशियों का माहौल होता है, जबकि सुबट बुंदेलों की, यानी कि जो वीर बुंदेले थे, बुंदेलखंड के लोग थे, उनकी बेटी उनके घर से विदा होकर झांसी की रानी बनने जा रही थी, तो वो सब मुरझाए हुए थे, उदास थे, ठीक है। और उनकी जो खुशियाँ थी वो झांसी पहुंच गई थी, यानी कि वो शादी करके झांसी पहुंच गई थी।
चित्रा ने अर्जुन को पाया। अर्जुन, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक किरदार है बेटा अर्जुन का, ठीक है। तो अर्जुन ने चित्रा को पाया, यानी कि चित्रा के साथ अर्जुन की शादी हुई थी। और चित्रा कौन थी बेटा? मणिपुर की राजकुमारी थी। और शिव से मिली भवानी थी, यानी कि शिव की शादी पार्वती से हुई थी। इस प्रकार से कवित्री ने भगवान के साथ उसका भगवान के अवतार को मानते हुए, यानी कि भगवान का भगवान से मिलन हो रहा था। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, यानी कि हमने ये जो जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है वो बुंदेलों से प्राप्त हुई है। आगे देखिए, उदित हुआ सौभाग्य। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए बेटा, जब रानी की शादी हो जाती है और उनके जो पति थे वो ज़्यादा बीमार रहते थे, जिस वजह से जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी को कोई भी संतान प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से राजा निसंतान ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कवित्री कहती है उदित हुआ सौभाग्य, यानी कि सौभाग्य अच्छा चल रहा था, जैसे कि उनकी शादी हुई, सब अच्छा जा रहा था। लेकिन किंतु कालगति यानी कि जो समय का चक्कर था वो चुपके चुपके काली घटा घेर लाया, यानी कि दुखों का पहाड़ लेकर आ गया। तीर चलाने वाले कर में, कर का अर्थ होता है बेटा, देखो कर शब्द है ये अनेक अर्थ देता है, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है। यहाँ कर का अर्थ है हाथ, एक क्रिया होता है कर मतलब क्रिया करना, और कर का मीनिंग हाथ भी होता है। जो तीर चलाने वाले हाथ थे उसे चूड़ियाँ कब बाई, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्न किया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि जो तीर चलाते थे हाथ, उनको चूड़ियाँ कभी पसंद नहीं आई। लेकिन जो समाज के रीति रिवाज थे उनके अनुसार रानी को शादी करनी पड़ी थी। रानी विधवा हुई है, यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी वो विधवा हो गई, उनके पति की मृत्यु हो जाती है। विधि को भी नहीं दया आई, यानी कुछ दिन पहले ही रानी की शादी हुई थी और वो विधवा हो गई थी। निसंतान मरे राजा जी तो जो राजा गंगाधर थे उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो निसंतान मर गए थे। और रानी शोक समानी थी, यानी कि रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। आगे देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी यहाँ पर क्या बताया है कवित्री ने कि जब झांसी का दीपक बुझ गया, यानी राजा जी की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी बेटा उस टाइम पर हमारे वायसराय होते थे, यानी कि ब्रिटिश शासन में वो वायसराय थे। और उन्होंने एक नीति बनाई थी, अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है, यानी कि उसकी कोई संतान नहीं होती जो आगे राजवंश को बढ़ा सके, तो इसका मतलब ये होगा कि वो राज्य ब्रिटिश शासन के अंडर आ जाएगा। ठीक है, वो उन्होंने एक नीति इस प्रकार की बनाई ताकि वो पूरे भारत पर शासन कर सके। अभी डलहौजी मन खुश हुआ कि वो राजा मर गया, अभी वहाँ कोई भी उसका बेटा या बेटी नहीं है, इस वजह से उसने झांसी पर अपना झंडा फहरवा दिया। अश्रुपूर्ण यानी कि जब राजा की मृत्यु हुई थी तो रानी दुखी थी, उसने देखा झांसी हुई बिरानी थी, यानी कि झांसी पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वो अभी बिरानी हो गई या किसी और के हो गई। अनूने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी बेटा देखो यहाँ बताया है कि जो अंग्रेज थे वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, कोई उनसे
किसी प्रकार का अनुनय विनय कर ले, किसी प्रकार से प्रार्थना कर ले, वो किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने अपनी ही बातें रखनी थी, अपने नियमों के अनुसार वो भारत के ऊपर अपना कब्जा कर रहे थे। जब यहाँ पर हमारे देश में ब्रिटिश आए थे उस समय वो व्यापारी बनकर आए थे। देखिए क्या बताया, व्यापारी बन दया चाहता था, कि उन्होंने एक दया की भावना से राजाओं के सामने अपना पक्ष रखा था कि हमें यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दे दो, इससे हमारे देश की वस्तुएं हम आपके देश में लाकर बेच सकेंगे और आपका सामान हम दूसरे देशों में बेच सकेंगे। डलहौजी ने पैर पसारे, यानी जब डलहौजी यहाँ आया था तो हमारे देश की काया पलट हो गई थी। राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकराया था, यानी कि उसने सभी को एक तरीके से ही अपने अंडर करने की कोशिश की थी। रानी दासी बनी, जो रानियाँ थी वो दासी बन गई, यानी उन्होंने राजाओं को भी दास बना लिया था। बनी यह दासी अब महारानी थी। अब की बार रानी लक्ष्मीबाई भी दासी बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपना झंडा झांसी पर फहरा दिया था। आगे देखिए, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर को भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे क्या बताया बेटा कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, सभी को अपने अंडर में लेते जा रहे थे। पेशवा, नाना साहब पेशवा थे, उनको बिठूर में कैद कर दिया था और नागपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसी प्रकार से उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक के भी कहाँ से उनका फैलाव रहना था, बिसात होता है बेटा फैलाव, यानी कि सभी को उन्होंने अपने अधीन करके, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म, सिंध यानी कि जो हमारा उत्तर भारत का एरिया है, पंजाब और ब्रह्म पर भी उन्होंने अपना यही नियम लगाकर उनको भी विलय कर लिया था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी कि बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी और उन सब का अंग्रेज़ों ने विलय कर लिया था या अपने अधीन कर लिया था। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक की ये कविता पढ़नी है, आगे की कविता मैं आपको दोबारा से करवाऊँगी और उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।